नेक्स्ट आपका आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ मेटेरिटी। प्रिंसिपल ऑफ मेटेरिटी आपको ये बताता है कि भाई कोई भी चीज अगर आप अकाउंट्स में लिख रहे हो उसमें इतना मटेरियल तो होना चाहिए कि आप उसको लिखें। जैसे कुछ जगहों पर अपन अमाउंट वगैरह लिखते हैं और वहाँ अमाउंट आता है आपका मान लो 9257.36। तो हम क्या करते हैं उसको राउंड फिगर में 9257 कर देते हैं, क्योंकि 36 पैसा से अपना कुछ ऐसा बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं टूटना, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और या फिर अगर ये 36 की जगह 56 होता तो हम इसे 9257 की जगह 58 कर देते हैं। इस तरह से हम राउंडिंग फिगर कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ मेटलिटी है। क्योंकि इसमें इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है कि 10 20 30 पैसे आप ऊपर नीचे कर रहे हो, इतना राउंड फिगर जो है बुक्स में चलता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मेटलिटी यही कहता है, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर की हर चीज दिखानी चाहिए। तो भाई साहब दिखाने को तो फिर ये 56 पैसा भी दिखाना चाहिए था, पर ये एक्सेप्शन है। ये कहता है यार ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, इनको तो आप इग्नोर कर दो, ये इरिलीवेंट है, इनसे मतलब इससे कुछ निकलना नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। आप इसको जो राउंड फिगर में कर रहे हो वो अच्छी बात है, इससे ओवरबर्डन जो है वो नहीं होता। तो इसीलिए इट शुड बी नोटेड दैट व्हाट मटेरियल फॉर वन पर्सन मे बी इमेटेरियल फॉर अनदर। ये एक अलग बात है कि एक जने के लिए जो मैटर करती हो सकता है दूसरे के लिए मैटर नहीं करती हो। तो ये आपस की कंसर्न तो आपकी होनी ही चाहिए। बाकी इस तरह से जो हम राउंड फिगर कर रहे हैं ये मैटर ऑफ मेटलिटी है। अब जैसे हमने एक शार्पनर खरीदा, अब शार्पनर तुम्हारा लंबे समय तक काम आएगा। अब शार्पनर जो है आप उसको एसेट में दिखाएं, पर यार 3 रुपए का शार्पनर कोई एसेट में दिखाया जाएगा? तो 3 रुपए को हम स्टेशनरी के खर्चों में ही मान लेते हैं, उसको एसेट नहीं मानते, क्योंकि उसमें इतना मटेरियल ही नहीं है कि हम 3 रुपए की चीज को एसेट माने। हम उसको खर्चा ही मान लेते हैं, हम उसको एसेट नहीं मानते। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या इसका एक दूसरा नाम है प्रूडेंस। ये कहता है भाई आने वाले लॉसेस के लिए आप अभी से अरेंजमेंट कर लो। आप घर से बाहर निकल रहे हो और आपको लग रहा है यार बादल वगैरह दिख रहे हैं, हवा चल रही है, लग रहा है आज तो बारिश आएगी, और आप छाता लेके निकलते हो। तो ये क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है कि आने वाले भीगने के डर से आप पहले से ही अपना प्रोटेक्शन लेके चल रहे हो। तो यही बात यहाँ भी आती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। कि आने वाले टाइम में आपको लग रहा है कि यार ये लॉस हो सकता है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, मान के चलो ये हो रहा है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ये मान के चलो कि बाकी सब रोड पे अंधे हैं, आप ही को ध्यान रखना है, वो तो अंदर आके घुसेंगे आपके, वो तो टक्कर मारेंगे। आपको ही सोच के चलना कि बाकी सब अंधे हैं, मेरे को गाड़ी ध्यान से चलानी है। तो वही बात यहाँ भी है कि अगर कोई होने वाला लॉस है तो आप उसको लॉस मान लो, भैया वो होगा, बट ऑल एंटिसिपेटेड अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। लेकिन कोई एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है आपको कि यार मेरी जमीन 10 लाख की थी, अब 50 लाख की हो गई है, तो 40 लाख का फायदा मान लो, वो नहीं मानना। लॉस तो मानना है बट प्रॉफिट नहीं मानना है। एंटिसिपेटेड यानी जो एस्टिमेट किए गए हैं उसमें लॉस को तो आप रिकॉग्नाइज कर लो, लेकिन प्रॉफिट को आप बुक नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड, कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। आप सेफ खेलना चाहते हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो लॉस है वो तो होंगे, हम मान के चल रहे हैं, तो जितने भी लॉस हों उसके लिए प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लायबिलिटीज। जितनी भी नॉन लायबिलिटीज हैं और लॉसेज हैं उनके लिए आप पहले से ही प्रोविजन बना लो। अमाउंट हमें पता नहीं लग सकता, मतलब हमें लायबिलिटी तो पता है कि हमारा बेड डेट्स होगा, हमारे डेटर में से बेड डेट्स होगा, ये तो हमें पता है, पर कितना होगा ये नहीं पता। तो आप एस्टिमेटेड 5% को प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बना लेते हो कि यार बेड डेट्स को प्रोविजन तो अपन बना लो, बेड डेट्स के लिए प्रोविजन तो आप बना लो, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एस्टिमेटेड कितना, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी डेटर पैसा दे देंगे। डेटर हैं तो कुछ ना कुछ पैसा तो खाएंगे ही खाएंगे, तो इसीलिए आपको उसके लिए प्रोविजन बना लेना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। उसका हमें ये तो पता होता है पैसा डूबेगा, पर कितना डूबेगा ये इसका अमाउंट कभी पता नहीं होता। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस बोलते हैं, और एग्जाम में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ये जरूर से आएगा। इसके दो एग्जांपल में, एक तो यही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आप प्रोविजन पहले से बना लेते हैं। और इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक का जब आप वैल्यूएशन करते हैं तो कॉस्ट प्राइस या उसकी रिलायजेबल वैल्यू यानी नेट रिलायजेबल वैल्यू या मार्केट प्राइस, जो भी आप इसको नाम दें, तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम हो ना उस पे लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कम में ही बिकेगा,
हम पहले से ही मान के चल रहे हैं, है ना। तो ये दो इसके एग्जाम्पल याद ही कर लेना कि हाँ भाई इसके कोई दो एग्जाम्पल दो, कही दो एग्जाम्पल। एक तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, दोनों में से जो कम हो, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म होता है, या फिर इसे प्रूडेंस भी कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर मान लो हमने जो लॉस माना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बना लिया, मान लो वो बैड डेट्स हुआ ही नहीं हुआ, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार के लिए तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा उस पॉइंट ऑफ से, कि भाई आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं कि आप हेलमेट पहन के जा रहे हैं, कल को बॉल लग गई तो, अब आप पूरा क्रिकेट मैच खेला है, बॉल लगी ही नहीं लगी तो अच्छी बात है ना, हेलमेट रखिए अपना सुरक्षित, अच्छी बात, अगली बार काम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें प्रोटेक्शन करके तो जाना ही पड़ेगा ना कि हमें ना लगे, तो उसको आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट प्रिंसिपल, या इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आपसे 10 साल पहले आपने कोई एसेट 10 लाख में खरीदी थी, 10 साल पहले कोई एसेट 10 लाख में खरीदी थी, आज वो 1 करोड़ की हो गई है, लेकिन आप उसे अपनी बुक्स में, बैलेंस शीट में आज भी 10 लाख की दिखाएंगे, उसको करंट मार्केट प्राइस पे नहीं दिखाएंगे कि वो 1 करोड़ की हो गई है। यानी हिस्ट्री की जो कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उसी प्राइस पर आप हमेशा बुक्स में दिखाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट्स इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड, जितने में खरीदी थी उतने में दिखानी है। दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द सेट, अकाउंटिंग जो की जाएगी वो उसी प्राइस पे की जाएगी। सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेट टू द पास्ट इट इज रेफर्ड टू हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। करंट प्राइस से उसका कोई लेना देना नहीं है कि अभी करंट में क्या प्राइस जो है वो चल रही है। तो इसलिए अपन को ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि हाँ भाई अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि हाउ एवर द कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल डज नॉट मीन that asset will be continuously shown at their acquisition price for as long as the business entity owes them. This cost is systematically reduced from year to year by charging depreciation. इस पे हर साल क्या लगता रहेगा, डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। और डेप्रिसिएशन जैसे मान लेते हैं कोई मशीन आपने ली, वो ली 1 लाख की और उस पर 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो बैलेंस शीट में अब वो एसेट 80,000 रुपए की दिखाई जाएगी। डेप्रिसिएशन लेस हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये सोचें कि लैंड हमारी 10 लाख की थी, अब वो 1 करोड़ की हो गई, मैं 1 करोड़ की दिखा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमेशा एसेट को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया जाता है, दैट्स कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका मैचिंग प्रिंसिपल। अब ये मैचिंग प्रिंसिपल थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट की सही कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। According to this principle, in determining the net profit from business operation, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against revenue. अब ये क्या कहता है, इसको इस तरीके से समझिए। मान लेते हैं कि आपने सामान बेचा 2 लाख का, उसके लिए एम्प्लॉय को सैलरी आपको देनी थी 1,50,000 रुपये का खर्चा आपका हुआ, लेकिन आपने पे जो किया ना वो सिर्फ 1,20,000 ही किया। खर्चा तो 1,50,000 का हुआ, लेकिन आपने पे 1,20 ही किया है, ठीक है। तब बात ये आती है कि सर रेवेन्यू तो आपने ये कमाया, इनकम तो ये कमाई, एक्सपेंस कितने किए, तो एक्सपेंस यहाँ कितने लिखे, तो एक्सपेंस यहाँ आपको 1,20 तो लिखना ही पड़ेगा और 30,000 आउटस्टैंडिंग करके लिखना पड़ेगा, यानी एक्सपेंस आपको 1,50 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस 2 लाख रुपए के रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने 1,50,000 के खर्चे किए थे, तभी तो आपका 2 लाख में से 1,50,000 जाएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, 50,000। तो मैचिंग प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि भाई जब 2 लाख की इनकम को कमाने के लिए आपने खर्चे 1,50 किए हैं, तो आपको भी सर पे तो 1,20 ही किए हैं, पे 1,20 की कोई बात नहीं, 30 भी तो खर्चे हुए ही हैं, वो बाद में पे करोगे, वो आउटस्टैंडिंग है, पर खर्चे तो हुए ही हैं। इसलिए ये मैचिंग आपका बैठाना पड़ेगा कि इन 2 लाख से मैच जो है वो 1,50 का बैठेगा, क्योंकि ये 1,50 के खर्चे इस 2 लाख के रेवेन्यू को कमाने के लिए किए गए थे, तो आपका नेट प्रॉफिट 50,000 निकलेगा। क्योंकि अगर हम ये करेंगे कि हम 1,20 का खर्चा मानेंगे तो प्रॉफिट हमको 80,000 नजर आने लग जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि 30,000 के खर्चे भी तो हुए ही हैं। वो अलग बात है वो पे नहीं किए, पे तो करने पड़ेंगे बाद में। तो इसीलिए मैचिंग प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि जिन खर्चों को आपने किया 1,50 के इस 2 लाख का रेवेन्यू कमाने के लिए, तो वो सारे खर्चे आपको इस साल दिखाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खर्चे सिर्फ 1,20 के ही दिखाएं, इसी को आप कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल।
इसीलिए यहाँ लिखा है कि ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट वेदर पेड और नॉट। भाई पेड तो आपने किए 150, नॉट पेड है 30, दोनों दिखाने पड़ेंगे, वेदर पेड और नॉट, यानी खर्चे 150 के दिखाने पड़ेंगे। शुड बी शोन एज एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको खर्चे दोनों ही दिखाने पड़ेंगे, चाहे पे किए हैं चाहे नहीं पे किए हैं। On the basis of this principle, outstanding expenses, though not paid in cash, are shown in profit and loss account. उनको यहाँ खर्चों में दिखाना चाहिए, दिखाना पड़ेगा अगर आपको सही प्रॉफिट निकालना है तो। एक्सपेंसेस जस्ट उल्टा एक बात और भी बताता हूं कि अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हो तो वो आपको हटाने भी पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लो आपने यहाँ खर्चे 160 पे किए होते और आपको कहता कि इसमें से 10,000 रुपए तो अगले साल के खर्चे हैं, प्रीपेड हैं, तो इसका तो इस साल के खर्चे तो 150 ही। भाई आपने पेड 160 किए हैं, पर इस 160 में से 10 का पेमेंट तो इस साल से रिलेट ही नहीं करता, मैच ही नहीं करता, क्योंकि प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। वो खर्चा इस साल से मैच तो करना चाहिए, वो इस ईयर से रिलेट तो करना चाहिए। अगर वो इस साल से रिलेट नहीं करता, प्रीपेड है, तो उसको हटा दो। आपको खर्चा 150 ही दिखाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए लिखा है कि कोई खर्चा हो, अगर आपने अगले साल का पे किया वो भी लेस, ऐसे कोई इनकम भी हो जो अगले साल से रिलेट करती हो, जैसे लिखा है कि एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिल गई यानी इस साल से रिलेट नहीं करती, उसको डिडक्ट कर देना चाहिए, वो आपकी इस साल की इनकम उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो मैच नहीं करती, वो इस साल से, वो इस साल से रिलेट नहीं करती, वो इस साल की इनकम नहीं है, तो आप उसे इनकम में नहीं दिखा सकते, आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंट अपना डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरी अकाउंटिंग इसी पे टिकी हुई है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपका कहते हैं, थोड़ा सा इसको मैं आपकी साइंस से रिलेट करता हूँ। साइंस में न्यूटन का एक प्रिंसिपल था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस उसी से एकदम इसको कोरिलेट कर दीजिए, क्या कि हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट भी होगा, हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट भी होगा, यानी हर एंट्री दो जगह रिकॉर्डेड होगी, इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट डुअल एस्पेक्ट। इन अदर वर्ड एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट, कम से कम दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड एनी अनदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। एक अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो उतने ही अमाउंट से कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होगा। This system of recording transaction based on the concept is called double entry system। dual और double एक ही बात है, तो ये dual aspect principle से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइडें इक्वल आती हैं, क्योंकि कोई चीज डेबिट हुई है तो उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी हुआ होगा, तो इसीलिए बैलेंस शीट की दोनों साइडें जो हैं वो हमेशा इक्वल आती हैं, वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे ही आती हैं। इसी के बेसिस पर आपकी इक्वेशन बनी है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट वाली जो इक्वेशन है वो इसी के बेसिस पे बनी है, क्योंकि हर डेबिट का इक्वल अमाउंट क्रेडिट